गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू द ओनली यूपीएससी। तो हमारी जो ओनली प्री सीरीज़ का आज तीसरा लेसन है और आज हम पढ़ेंगे इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति। इसमें आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें हम पहले इसका एक सामान्य परिचय ले लेंगे कि क्या है सामान्य परिचय, इसका मतलब पृथ्वी क्या है। फिर इसके विभिन्न सिद्धांत देख लेंगे, फिर इसका निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष क्या है। तो देखते हैं हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, ये हमारी स्क्रीन के ऊपर ये पृथ्वी अर्थ कहते हैं वो है। इसके सिद्धांत, जो विभिन्न सिद्धांत थे, जो इसके विभिन्न सिद्धांत थे वो द्वैतवादी भी हैं और एक अद्वैतवादी हैं और एक आधुनिक सिद्धांती। तीन प्रकार के हैं, अद्वैतवादी, अद्वैतवादी, एक है द्वैतवादी और है आधुनिक सिद्धांत। तो जो अद्वैतवादी हैं, जो अद्वैतवादी हैं, जो अद्वैतवादी सिद्धांत है उसमें एक तो है कांट का सिद्धांत और एक है लाप्लास। तो कांट का जो सिद्धांत था वो था, कांट का सिद्धांत तो उसको कहते हैं कांट की वायव राशि संकल्पना। जो यह है कांट का, कांट की वायव राशि संकल्पना। इसमें कांट ने ये कहा था कि जो कोई मतलब एक वो था, मतलब कोई कण था, कण था कोई, जो इसमें इसने कहा था कि एक कण था जो कठोर, स्थिर, स्थिर और शीतल, शीतल था। फिर इसमें जैसे ये कठोर हुआ, शीतल, ठंडा हुआ, तो इसमें आया गुरुत्वाकर्षण बल आ गया। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल आ गया। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये टकराए, टकराने से इसमें गति और उष्मा की वो हो गई, टकराने से इसमें गति और उष्मा, गति और उष्मा आ गई, जिससे न्यारिका बनी, जिसका एक भाग टूटकर ग्रह बन गया। लेकिन ये कांट का सिद्धांत फेल हो गया, क्योंकि इसमें कांट के सिद्धांत में ये कहा था कि उसमें गति और वो मतलब ठंडा होने के साथ वो भाग बनकर एक वो बन गया था, ग्रह बन गया टूटकर। लेकिन ये फेल हो गया। फिर लाप्लास इसका चेला था। फिर लाप्लास की निहारिका, निहारिका परिकल्पना, हाइपोथेसिस। इसने कहा था कि आरंभ से ही निहारिका गतिशील थी। वो लाप्लास, कांट का तो ऐसे फेल हो गया था कि उसमें गति कैसे आ गई, गति, लाप्लास, कांट का तो ऐसे फेल हो गया था कि उसमें गति कैसे आ गई। तो लाप्लास ने दिया, लाप्लास ने कहा क्या कि उसमें प्रारंभ से ही उसको निहारिका जो गतिशील थी, उसके अंदर गति थी। फिर जिससे गति कम हुई, गति कम होने का उसमें शीतलम हुआ, शीतलम, शीतलम के साथ उसमें संकुचन हुआ, संकुचन के साथ उसकी फिर अधिक गति हो गई। लाप्लास ने ये सिद्धांत दिया। इसका भी सिद्धांत फेल हो गया कि उसमें लास्ट में मतलब वो कैसे मान लेगा कि वो गतिशील था, मतलब शुरू में नहीं था और फिर उसमें बाद में गति आ गई। फिर उसके बाद एक तीसरा वो था कि पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत के लिए एक था, फिर जो तीसरा वाला है उसको कहते हैं हम ग्रहणु, ग्रहणु संकल्पना। इसमें ये कहा गया जैसे कि ये सन था, सन और इसकी साइड में से कोई एक और एक इसका एक साथी तारा था जिसकी ग्रेविटी बहुत अधिक थी, ये बी, और ये क्या है, ये सन है। ये माना ये एक साथी तारा था इसका, ये इसकी साइड में से गुजरा, तो जिससे इसकी ग्रेविटी बहुत अधिक होने के कारण इसने इसको, इसके मतलब टुकड़े अलग अलग हो गए, इधर इसके टुकड़े अलग अलग हो गए, जिससे ये निकलने के बाद ये इधर ही इसकी ग्रेविटी में फिर ये अलग हो गए, तो ये ग्रह बन गए।
ये निकल गया इसके पास से, फिर ये ग्रह बन गए। तो फिर इसमें ये कहा गया कि इसके अंदर भी तो मतलब वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी कि जो उसमें है, सन में है, लेकिन ये भी फिर बाद में फेल हो गया। फिर दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जेम्स और एक का था जेफरीज। एक जेम्स और एक जेफरीज, इन्होंने जवारी सिद्धांत दिया ग्रह की उत्पत्ति का। इन्होंने कहा कि जैसे एक सन है, अपना सन था, और इधर एक साथी तारा था, ये इसके पास से निकला। इसमें ग्रह जो आज के समय में जैसे हम ग्रह देखते हैं ना कि वैसे जवार जैसे में ऐसे ऐसे करके टूट गए, जिससे कई ग्रह बड़े हो गए, कई ग्रह छोटे हो गए। इससे जैसे कि फिर ये ऐसे करके जवार में जैसे जवार नहीं उठता है, ऐसे 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 करके ग्रह निकल गए। तो ऐसे करके ये भी फिर इसको भी इतनी मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई। फिर द्वितारक, एक फिर था एक और विद्वान रेसल रसेल। फिर एक विद्वान था रसेल। इसने एक वो दिया कि इसने भी एक सिद्धांत दिया, अपना दिमाग लगाया और इसने भी एक सिद्धांत दिया कि इधर सन है इधर, और इधर एक और मतलब कोई वो गया साइड में से, वो कोई पिंड निकला और इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी। इधर एक साथी तारा था जिसकी प्रॉपर्टी आज के तो तारे की तरह है। तो ये निकला इसके पास से, ये इसके पास से निकला, तो इसके भी कण टूट के अलग हो गए, जो अब के समय में ग्रह बने। इसके मतलब द्वितारक, इसमें दो तारे थे, ठीक है। इसका रेसेल का भी ये फिर इतना इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई। फिर आए धुलिड़ तारक। फिर इसके बाद दो विद्वान और थे, एक का था सिम्ड और एक का था एफ होएन। एक सिम्ड और एक एफ होएन था। इन्होंने भी अपने सिद्धांत दिए कि ये अपनी मिल्की वे है इधर, इसके साइड में ये कोई मतलब वो घूम रहे थे, घूमने के कारण ये अलग अलग मतलब धूल और गैस के कण आपस में जैसे कि इधर भेड़ा होते हैं घूमते घूमते, और ये एक ग्रह बन गया। ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने आपको बस वैसे ही बता दिए। फिर इसके बाद जो अभी तक ऑथेंटिक माना गया है जिस सिद्धांत को, वो है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताई थी। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि एक कण था, अदृण कण, जिसका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर था, जिससे इसके अंदर विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण ये फैलता ही जा रहा है। ये भी हम देख लेते हैं, पृथ्वी का सामान्य परिचय देख लेते हैं। पृथ्वी का सामान्य परिचय देख लेते हैं। पृथ्वी का सामान्य परिचय क्या है? सामान्य परिचय पृथ्वी का सामान्य परिचय, इसकी आयु लगभग अप्रोक्स 4.5 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 450 करोड़ वर्ष, लगभग 450 करोड़ वर्ष इसकी आयु बताई जाती है पृथ्वी के जो खगोल शास्त्रियों ने। पृथ्वी आयु का निर्धारण कैसे होता है, हम आगे देखते हैं। पृथ्वी का आयु का निर्धारण कैसे होता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण, पृथ्वी की आयु का निर्धारण, पृथ्वी का आयु का निर्धारण हम इसमें देखें तो, हम पृथ्वी का आयु निर्धारण में स्रोत देखें तो एक है सापेक्ष और दूसरे हम देखें तो निरपेक्ष प्रमाण। एक है सापेक्ष, एक है निरपेक्ष। सापेक्ष में हम देख लेते हैं क्या क्या है। अवसाद में हम देखेंगे कि जैसे कि ये कोई यहाँ से जड़ के ये यहाँ पर गड्ढा है, तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ से कोई नदी आ रही है, यहाँ से कोई ऊपर से एक नदी आ रही है, ऊपर से कोई एक नदी आ रही है, ऊपर से कोई एक नदी आ रही है, इधर देखो, ऊपर से कोई एक नदी आ रही है, इधर 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 एक नदी आ रही है, और ये अपने साथ अवसाद भी लेके आ रही है। जैसे कि अवसाद आ गई, इधर इधर अवसाद जमा हो रहे हैं, इधर 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 अवसाद जमा हो रहे हैं, इधर जैसे कि आप देख रहे होंगे इधर अवसाद जमा होंगे, जैसे कि हरे रंग का अवसाद जमा हो गया,
इधर अवसाद जमा हो गया अपने साथ ला ला कर। फिर ये देखते हैं कि वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ये कैसे, कितने समय में इसको भर रही है गड्ढे को, उसका देख लेते हैं अनुमान लगा कर कि ये कितने समय में कितना गड्ढा भरा है। तो अभी तक ये कितना गड्ढा भरा है, तो पृथ्वी का आयु का अनुमान ऐसे लगा लेते हैं अवसाद से। एक तो हो गया अवसाद, फिर एक है जीव जीवाश्मक अध्ययन, फिर एक होता है जीवाश्मक अध्ययन, फिर तीसरा एक चुंबकीय उत्क्रमण, दूसरा है जीवाश्म का अध्ययन, ठीक है। और तीसरा है इसमें एक और, इसमें तीसरा है एक और चुंबकीय उत्क्रमण। इसमें सापेक्ष में तो ये तीन हैं जो सापेक्ष हैं, जो और निरपेक्ष में देखते हैं, निरपेक्ष प्रमाण में, निरपेक्ष में क्या क्या है, निरपेक्ष प्रमाण में एक है अवसारीकरण की दर, अवसारीकरण की दर, एक लवणता का अध्ययन, समुद्र में कितनी लवणता है, लवणता का अध्ययन, एक वृक्ष वल्य, ठीक है। ये वृक्ष वल्य, अब देखते हैं वृक्ष वल्य क्या है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये वृक्ष वल्य ये है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इधर, इसके अंदर ये किसी भी हम स्टेम को ऐसे, ये स्टेम है किसी पेड़ का, तो इसको बीच में से कट करेंगे तो इसमें ऐसे हमें ऐसे कई बार ऐसे 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 इसमें वे मिलती हैं, लेयर मिलती हैं। तो इसमें कई लेयर छोटी होती हैं, भीड़ी होती हैं, कई मोटी होती हैं। जो भीड़ी वाली होती हैं, जो पतली होती हैं, वे वसंत के मौसम में बनती हैं, और ये जो चौड़ी वाली होती हैं, ये वर्षा वाले मौसम में बनती हैं। तो हम किसी पेड़ का तना काट कर ऐसे पता लगा सकते हैं कि उसने कितने वसंत और कितने वर्षा वाली ऋतु देखी है। बुआबा जियोइड, ऐसा शेप होता है उसका, जियोइड बुआबा, ठीक है। ये हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये है देशांतर। देशांतर देखते हैं क्या होता है देशांतर। देशांतर ये होती हैं, जो वे रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, इधर ये उत्तर ध्रुव है और ये नीचे दक्षिण ध्रुव। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये देशांतर है, जिन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। ये जैसे जैसे ध्रुवों के पास जाती हैं, इनकी आकार मतलब बीच की जो दूरी होती है वो कम होती जाती है, और जैसे कि मतलब विषुवत रेखा पर इनकी सबसे अधिक दूरी होती है। और अक्षांश फिर देखते हैं अक्षांश क्या होती हैं। अक्षांश वो होती हैं जो पृथ्वी के मतलब पूरे मतलब सर्कल एक चक्कर लगा लेती है पूरा, मतलब पृथ्वी को मतलब डिवाइड करती हैं वैसे, मतलब उसमें। और ये इससे देखें तो 100, जैसे कि ये यहाँ पर 90 डिग्री, इधर ये 90 डिग्री है, इधर 0 डिग्री है, इक्वेटर 0 डिग्री, और इधर भी 90 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री नॉर्थ। तो ये टोटल कितनी हो गई देखें तो, और ये इनको अगर देखा जाए तो इनके बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। इक्वेटर के ऊपर ये 45 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। तो ये कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी पूरे, देखो 90 तो उधर, और 90 दक्षिण में, और एक हो गई इक्वेटर। तो ये टोटल हो गई 181, ये टोटल हो गई 181, ठीक है। टोटल 181 है, अक्षांश 181 है, और रेखाएं कितनी हो गई 179, क्योंकि ये जो 90 डिग्री और ये 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ वाली कोई रेखा नहीं है इधर, तो ये हो गई 179। अगर अक्षांश पूछे तो 181 है, और रेखाएं पूछे तो 179 है, ठीक है। और जो ये अक्षांश और देशांतर का जो पृथ्वी पर ये जाल बिछा हुआ है, जो आपस में ऐसे आप काट रही हैं, जैसे ये, तो इसको हम कहते हैं ग्रिड, ठीक है, ग्रिड कहते हैं इसे। और दो अक्षांशों के बीच के जो एरिया है उसको हम कहते हैं कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच के एरिया को हम कटिबंध कहते हैं।
और जो ग्रेट सर्कल जो है उसको हम कहते हैं विषुवत रेखा इक्वेटर। जो ये इक्वेटर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो इक्वेटर आपको दिख रहा होगा, ये इक्वेटर यहाँ पर इक्वेटर, ये इसे हम ग्रेट सर्कल कहते हैं। और देशांतर, और जो दो देशांतर के बीच का वो होती है, क्या कहते हैं, जो कि बीच का जो एरिया है उसे हम कहते हैं गोर्ज, GOR, गोर। उसे हम कहते हैं गोर, उसे हम क्या कहते हैं, गोर, GORE। उसे हम कहते हैं गोर। जो दो देशांतर के बीच का जो एरिया होता है, जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये जिसे कहते हैं हम गोर। पृथ्वी पर दिन रात और बराबर नहीं होती, दिन और रात पृथ्वी पर बराबर नहीं होते। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं होते, आपको ये बात पता होगी, दिन और रात बराबर नहीं होते। क्यों बराबर नहीं होती? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी के पृथ्वी ऐसे अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अक्ष के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये इसीलिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होते। ठीक है, अब देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम देखेंगे इसकी भूमिका देखेंगे, फिर अध्ययन के स्रोत देखेंगे, फिर निष्कर्ष और विभिन्न परतें। तो अध्ययन के स्रोत देखें तो हम इसके अध्ययन के स्रोत देखें तो हम अध्ययन के स्रोत इसके हम अध्ययन के स्रोत देखें तो एक होते हैं प्रत्यक्ष और दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष वाले प्राकृतिक, ये हो गए प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कौन से होते हैं? जैसे कि ज्वालामुखी हो गई, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगे हो गई, ये होते हैं प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष देखें तो अप्रत्यक्ष में होता है दबाव, घनत्व और तापमान, ये होते हैं प्रत्यक्ष में। ठीक है, और अब हम देखते हैं पृथ्वी की परतें देखते हैं। पृथ्वी में देखते हैं हम परतें, पृथ्वी की परतें हम देखते हैं। पृथ्वी की परतें देखते हैं हम। पृथ्वी में देखो, पृथ्वी की सबसे पहले होती है इनर कोर, ये आप देख रहे होंगे, ये है इनर कोर। फिर होती है आउटर कोर, फिर होती है मेंटल, फिर होती है क्रस्ट। ऐसे होती है ये, पहले होती है इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट, ये ऐसे होती है। ठीक है, और अभी तक तो पृथ्वी की रेडियस है 6400 किलोमीटर। और अभी तक मानव ने जो सबसे गहरा गड्ढा किया है वो है 12 किलोमीटर का, रूस में कोला प्रायद्वीप पर। ठीक है, और हम देखते हैं पृथ्वी की, ये देख लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संपूर्ण, पृथ्वी का औसत घनत्व देखते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब में पृथ्वी का घनत्व 5.5 है। और पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व है 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो निचले भाग का घनत्व कैसा होगा? अधिक होगा। ठीक है, जब ऊपरी भाग का इतना है तो निचले भाग का घनत्व अधिक होगा। कारण क्या है? क्या तो आंतरिक भाग भारी होगा या फिर अत्यंत कम होगा, जिससे दबाव अधिक होगा। तो हम पहले तापमान का फैक्टर देख लेते हैं कि कैसे मतलब उसका वो करता है। जैसे कि तापमान आपने देखा होगा आपने, जैसे कि हम नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। जैसे हम नीचे जाते हैं पृथ्वी के अंदर, जैसे पृथ्वी है, हम ऐसे बनाएंगे, आगे जितने डायग्राम बनाएंगे पृथ्वी के, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना तो तापमान भी बढ़ने लगता है। और ये तापमान जैसे कि हम 1 डिग्री सेल्सियस कब बढ़ेगा? जब हम 32 मीटर नीचे जाएंगे। ठीक है, और 3 डिग्री सेल्सियस कब बढ़ेगा? जब हम 100 मीटर जाएंगे। और 30 डिग्री सेल्सियस तब बढ़ेगा जब हम 1 किलोमीटर चले जाएंगे या फिर 1000 मीटर। और 3000 डिग्री सेल्सियस कब बढ़ेगा? जब हम 100 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे। तो इसके अंदर नीचे जाना बहुत मुश्किल है, मतलब हम गड्ढा नहीं कर सकते, तापमान बहुत अधिक है। ये तो हो गया तापमान, कैसे मतलब इसको मतलब प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और इसके भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे में देख लेते हैं हम। इसमें हम देख लेते हैं भूकंपीय तरंगे। हम देख लेते हैं इसमें भूकंपीय तरंगे। ये भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं? देखो, भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं काई बॉडी वेव, और दूसरी होती हैं सरफेस वेव। जो बॉडी वेव होती हैं, जो अंदर चलती हैं, वो होती हैं पी और एस वेव।
और जो सरफेस पे चलती है वो होती हैं एल और आर। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। जो जो पी वेव और एस वेव होती हैं और जो जो सरफेस वेव होते हैं उनमें एक डिफरेंस देख लेते हैं। जो पी वेव है उसकी तीव्रता सबसे कम होगी, गति अधिक होगी, ध्वनि तरंगे होंगी, अंतर्देह तरंग होगी और तीनों माध्यम में गति करेंगी। जो ये हम देखते हैं पी वेव, ये पी वेव क्या होती है? ये जो पी वेव होती है ना, ये इनकी जो गति होगी ना वो सबसे अधिक होगी, गति अधिक होगी, तीव्रता सबसे कम होगी, तीव्रता सबसे कम होगी। इसमें देखते हैं हम, इसमें तीव्रता सबसे कम होगी, ध्वनि तरंगे होंगी ये। ठीक है, ध्वनि तरंगे होगी, ये अंतर्देह होंगी, ये मतलब अंदर चलेंगी और तीनों माध्यम में ये गति कर सकती हैं और ये साउंड की तरह ट्रैवल करेंगे आगे पीछे, ऐसे ये ऐसे ट्रैवल करती हैं। ठीक है, ये जैसे कि आप देख रहे होंगे इधर पी वेव, ये पी वेव है, ये देखो आप, लो डेंसिटी होगी और हाई, उधर हाई डेंसिटी, ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे आगे पीछे। ठीक है, ये पी वेव होती हैं। ये एस वेव होती हैं, देखो ये एस वेव हमेशा ऐसे चलती हैं और ये तीव्रता पी से अधिक होगी, जिसमें तीव्रता होगी ना वो पी से अधिक होगी, गति पी से कम होगी और प्रकाश तरंग, ये प्रकाश तरंग है वो ध्वनि तरंगे थी, प्रकाश हमेशा ऐसे चलता है और ये अनुप्रस्थ होंगी और ये केवल ठोस माध्यम में चलेंगी। ठीक है, अब आपको मैं एक बार ध्वनि और उसमें गति और तीव्रता में अंतर बता देता हूँ। गति तो होगा मतलब चलने की स्पीड, और तीव्रता मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी चलती है, कितनी फ्रीक्वेंसी चलती है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, कितनी फ्रीक्वेंसी चलती है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और गति होगी स्पीड। ठीक है, तो आप इसमें कन्फ्यूज ना हो तीव्रता और उसमें गति में। ठीक है, तो ये हमने हो गई एस वेव। अब हम पढ़ते हैं बॉडी वेव, जो सरफेस पर चलती हैं। बॉडी वेव तो हो गई, हम देखते हैं सरफेस वाली वेव जो कई इसमें है। एक तो है एल और एक है, इसमें एक तो है एल और एक है आर। एल मतलब लव वेव, आर मतलब रेडिएटिव वेव। ये देखो एल वेव है, एल वेव हमेशा ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और रेडिएटिव वेव चलेगी ऐसे 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 ऊपर नीचे होते होते। ठीक है, ये हमेशा सरफेस पर चलेंगी। ठीक है, अगर ये माध्यम की सघनता जितनी अधिक होगी उतनी ही तरंग गति फास्ट होगी। जैसे कि जितने मतलब डेंस होगा ना उसका, जो मीडियम जितना डेंस होगा ना, सघनता जितनी डेंसिटी हाई होगी ना, जितनी डेंसिटी होगी ना, जितनी डेंसिटी हाई उतनी ही, लगभग उतनी ही उसकी वो मतलब वो बढ़ती जाएगी, मतलब उसके साथ तरंगे भी की गति भी बढ़ती जाएगी और सामान्य संरचना में गुजरने से सीधी निकल जाएंगी। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि ये मतलब कोई मतलब सरफेस में चल रही है, जैसे चट्टान में चल रही है ना, तो ये चट्टान में सीधी निकल जाएगी। अगर ये जो बॉडी वेव है ना वो सीधे निकल जाएंगे। अगर इनके सामने चट्टान की जगह रेत आ गया तो ये इसको मतलब अपनी दिशा बदल लेंगी। कई बार आपने देखा होगा ऐसे 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 भूकंप आता है, तो दिखाता हूँ आपको। जैसे कि भूकंप आता है तो कई बार ऐसे 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 पड़ जाती है ज़मीन, तो ऐसे पड़ जाती है क्योंकि वो उनके सामने मतलब माध्यम संरचना में बदलती रहती हैं। ये हमने जैसे कि वैज्ञानिकों ने पता लगाने के लिए कि पृथ्वी के अंदर क्या है, तो पता तो लगाना ही था, तो हम उसके अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा तापमान है। हज़ार किलोमीटर पर ही 100 किलोमीटर पर ही 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, तो तापमान बहुत अधिक है। इसके लिए पता लगाने के लिए साइंटिस्टों ने क्या करा, उन्होंने पते लगाए, मतलब वे लगा ली, सेंसर लगाए कि जो बॉडी वेव है पी और एस, उनको देखा कि वो अंदर कैसे निकलती हैं। तो उनका तो पता था कि जो एस वेव है वो प्रकाश की गति से चलती है और वो ठोस में चलती है, केवल ठोस में जाती है, मतलब वो तरल में नहीं जा पाती। तो वैज्ञानिकों ने पता कैसे लगाया कि अंदर वो क्या है, मैग्मा है। मैग्मा मतलब तरल पदार्थ है। तो उन्होंने वो लगा रखे थे वो उधर सेंसर लगा ली, मतलब अपने वो वाले डिवाइस लगा लिए। तो उन्होंने ऐसे किया, जैसे अंदर क्या है मेंटल, फिर कोर है। तो इन्होंने देखा कि जो जो एस एस वेव है वो तो मतलब इधर इधर मतलब पृष्ठ पर ही जा रही थी, वो आगे नहीं जा पा रही थी। और जो फिर उन्होंने देखा, फिर जो और वो जो पी वेव है, वो इधर से निकल भी गई और इनके जाने के बाद गति भी चेंज हो रही थी इसमें। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, जो एस वेव है वो बस केवल इधर इधर ही मतलब बाहर इधर इधर ही जा पा रही होंगी, इधर अंदर मतलब इसमें नहीं जा पा रही क्योंकि ये मेंटल लिक्विड है, इसमें से निकल पा रही है। और ये जो पी वेव है ये इसमें से निकल रही है, लेकिन इस गति मतलब इनों में गति में परिवर्तन हो जा रहा है क्योंकि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही हैं। इसीलिए फिर साइंटिस्टों ने क्या देखा, ये जो पी वेव है वो क्रस्ट से भी निकल रही है, मेंटल से भी निकल रही है, बाहर मतलब फिर देखा इन्होंने जो अंदर है वो उसका घनत्व कम है क्योंकि वो भारी है, और आंतरिक ठोस घनत्व अधिक है। और जो अपनी एस वेव थी वो क्रस्ट से तो निकल रही थी, मेंटल से भी निकल जा रही थी।
मेंटल से नहीं निकल पा रही थी और आउटर कोर से भी नहीं निकल पाई, क्योंकि मेंटल में तो जा ही नहीं पा रही थी, ठीक है। तो इसलिए ऐसे पता लगाया उन्होंने। ये हम देखते हैं आगे अंशकांत, जो सेवेज के अनुसार जो पृथ्वी का जो उसमें डिवाइड किया गया था कि सीमा, सिला, सियाल, सीमा और निफे में। जो पहले देखते हैं सियाल, सियाल देखते हैं सियाल क्या है। सियाल में डिवाइड किया गया, जैसे कि उसने सेवेज ने इसका वो किया, डिवाइड किया पृथ्वी की विभिन्न परतों को। तो उसने ऐसे डिवाइड किया, ऐसे करके पहले उसने लिया सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, फिर इसके बाद उसने किया सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, और फिर लास्ट वाले को उसने बांटा निफे में, निकल और आयरन। एन आई मतलब निकल और एफ मतलब आयरन होता है, ठीक है। तो ये सेवेज के अनुसार उसने डिवाइड कर दिया था। अब देख रहे होंगे जो क्रस्ट होगी वो होगी, देखते हैं इधर तक मेंटल तक हो गई है, इधर ऊपर वाली हो गई सियाल, फिर सीमा, फिर निफे। निफे कहाँ तक है, मतलब कोर है, जो पूरा कोर है ना वो है निफे, ठीक है। अब हम देखते हैं और भी मतलब और भी प्रकार से मतलब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं अपने उसको विभाजित किया हुआ है उन्होंने, और देखते हैं कैसे डिवाइड किया हुआ है। और देखते हैं कैसे अब ये है इसको, अब हम देखते हैं इसका अशांतीयता देखते हैं। अशांतीयता मतलब एक परत की दूसरी परत से अलग करने वाली संरचना। अशांतीयता देखते हैं पृथ्वी की। अशांतीयता मतलब एक परत को दूसरी परत से अलग करने वाली संरचना को अशांतीयता कहते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं कि क्या कैसे वो डिवाइड किया था साइंटिस्टों ने। जैसे ये पृथ्वी की ये हो गई सारी लेयर, ये ठीक है। भी इन्होंने देखा, इन्होंने ये बनाई, जैसे कि पहले वाली अशांतीयता इन्होंने क्या किया, ये हो गई अपर क्रस्ट, ये लोअर क्रस्ट। फिर इधर डिवाइड किया उन्होंने अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और ये हो गई आउटर कोर और ये हो गई इनर कोर, ठीक है। तो इन्होंने ये वाली जो लेयर है इसको कहा किया गया कौन कोनॉइड, ठीक है, कोनॉइड कहा गया, ठीक है। और दूसरे वाले को कहा मोहो, इसको कहा गया मोहो। एक मिनट थोड़ा क्लियर बनाता हूँ। जैसे साइंटिस्टों ने ये बांट दिया, ये हो गई अपर क्रस्ट, ये हो गई लोअर क्रस्ट, अपर मेटल, लोअर मेटल, और ये हो गई आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। और अब हम देखते हैं ये वाली जो इसको डिवाइड किया था, तो इसको क्या कहा था उन्होंने, इसको कहा गया कोनार्ड, ठीक है, इसको कहा गया कोनार्ड। फिर दूसरे वाली जो ये लेयर इसको कहा गया मोहो, और तीसरे वाली इसको कहा गया रिपेटी, चौथे वाले को कहा गया गुटेनबर्ग, ठीक है। और इस लास्ट वाले को कहा गया लेहमन। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये जो क्रस्ट हो गई अपर क्रस्ट, फिर अपर मेटल, फिर लोअर मेटल, मेंटल जो लोअर मेटल, मेटल कह दिया आउटर कोर और इनर कोर। पहले वाले को कहा गया इन्होंने कोनार्ड, फिर दूसरे वाले को कहा गया मोहो, तीसरे वाले को रिपेटी, चौथी को गुटेनबर्ग और पांचवी को लेहमन। और ये हो गई, इन्हें आप याद करने के लिए एक सीरीज बना सकते, सीक्वेंस बना सकते हैं, जैसे कि CMRL कोनार्ड के लिए आप ये बना सकते हैं सीक्वेंस CMRGL, कोनार्ड, मोहो, रिपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमन। तो आप ऐसे बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लेसन पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आने वाले समय में हम ऐसी मतलब सीरीज लाते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।